आज है 18 अप्रैल शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आंध्र प्रदेश की राजनीति ने दिल्ली के सामने घुटने टेक दिए हैं और क्या दक्षिण भारत का आत्मसम्मान अब दांव पर है। साथ ही हम जानेंगे कि क्या मोदी सरकार की संसद में हार को एक राष्ट्रीय संकट में बदला जा रहा है और क्यों एक जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी बच्चों की मौत के बाद नया नाम रखकर फिर से बाजार में लौट आई है। मणिपुर की हिंसा से लेकर असम के जंगलों में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज तक हम सत्ता, राजनीति और समाज के उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर शोर में दब जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए संजय बारू ने एक चौंकाने वाला विश्लेषण किया है। रिपोर्टर बारू के मुताबिक आंध्र प्रदेश के 3 बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और पवन कल्याण ने दिल्ली में भाजपा के सामने पूरी तरह राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। विडंबना यह है कि टीडीपी और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों का जन्म ही तेलुगु आत्मसम्मान यानी आत्मगौरवम की रक्षा के लिए हुआ था। लेकिन आज ये दल अपनी राजनीतिक वैधता बचाने के लिए दिल्ली में याचिकाकर्ताओं की तरह खड़े हैं। बारू का तर्क है कि भ्रष्टाचार के आरोपों और जातिगत राजनीति के कारण ये नेता इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्होंने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों का साथ छोड़कर केंद्र के विवादास्पद संशोधनों का समर्थन करना ही बेहतर समझा। एकात्मक राज्य की ओर भारत, क्रिस्टोफ जाफरेलोट की चेतावनी। राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफ जाफरेलोट ने द वायर की संपादक सीमा चिश्ती से बातचीत में एक गंभीर मुद्दा उठाया है। जाफरेलोट का कहना है कि वर्तमान सरकार भारत को एक एकात्मक राज्य बनाने की कोशिश कर रही है जो राज्यों की शक्ति को खत्म कर देगा। उन्होंने 1957 के जनसंघ के घोषणापत्र का हवाला देते हुए बताया कि यह सोच पुरानी है, राज्यों को दरकिनार कर सीधे स्थानीय निकायों तक पहुंचना। जाफरेलोट के अनुसार यह वही मॉडल है जिसे पाकिस्तान की सेना ने अपने प्रांतों की शक्ति कम करने के लिए अपनाया था। वे चेतावनी देते हैं कि परिसीमन के बाद हिंदी पट्टी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि दक्षिण और पूर्व के राज्यों की आवाज़ दबाना आसान हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने सरकार की हालिया विधायी पराजय पर तीखे सवाल उठाए हैं। गर्ग के मुताबिक 17 अप्रैल को संशोधन विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश उनके गुस्से का प्रमाण था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक कानूनी हार को राष्ट्रीय संकट के रूप में पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में तर्क दिया था कि दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि 11 साल के अनुभव के बाद सरकार की लिखित गारंटी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। गर्ग पूछते हैं कि क्या सरकार 2029 के चुनावों को लेकर इतनी डरी हुई है कि वो परिसीमन के जरिए बाजी पलटना चाहती थी। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने न्याय वितरण प्रणाली पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की कमियों पर चर्चा करना उसे नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे सुधारने का एक तरीका है। जस्टिस मनमोहन ने तकनीक और एआई को केवल एक सहायक के रूप में देखने की सलाह दी, न कि फैसला सुनाने वाली शक्ति के रूप में। उन्होंने मध्यस्थता प्रणाली पर भी चिंता जताई और कहा कि यह अब अदालती मुकदमों की कार्बन कॉपी बनती जा रही है, जिससे इसका मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार वीवीपी शर्मा ने बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताई है। शर्मा के मुताबिक ये बदलाव केवल राजनीति नहीं, बल्कि पुराने रिश्तों का कर्ज चुकाना भी है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने नीतीश के शुरुआती दिनों में उनका साथ दिया था। हालांकि लेखक का मानना है कि यह एक सौदेबाजी वाला हस्तांतरण है। भाजपा के पास बिहार में नीतीश जैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए वो संक्रमण काल में नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि का सहारा ले रही है, जबकि नीतीश ने जाते जाते भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भूटान सीमा से सटे असम के चिरांग जिले में वन विभाग और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। रिपु चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट से अतिक्रमण हटाने के नाम पर 25 आदिवासियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद भीड़ ने वन विभाग के वाहनों को आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हुए। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इलाके में तनाव को देखते हुए इंटरनेट और डेटा सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में झूठी खबरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रीष्मा कुठार की रिपोर्ट के अनुसार 14 अप्रैल को एक अफवाह की वजह से भीड़ ने असम राइफल्स के एक अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया। अफवाह यह उड़ी कि कार में बैठे लोग
कुकी समुदाय के हैं और सुरक्षा बल हमलावरों की मदद कर रहे हैं। अधिकारी को सड़क पर घसीटा गया और बुरी तरह पीटा गया। जांच में पता चला कि कार के शीशे काले होने के कारण भीड़ ने बिना देखे ही हमला कर दिया था। राज्य के गृह मंत्री ने इसे गलतफहमी बताया है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि मणिपुर में विश्वास की कितनी कमी है। द न्यूज़ मिनट में मारिया टेरेसा राजू की खोजी रिपोर्ट व्यवस्था की पोल खोलती है। गैम्बिया में जहरीली कफ सिर्फ से 66 बच्चों की जान लेने वाली कंपनी मेडेन फार्मा अब क्योक्लिप फार्मास्यूटिकल्स के नाम से फिर सक्रिय हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सोनीपत के अपने कारखाने पर नया बोर्ड लगा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय लैब ने इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय लैब ने दवाओं में जहर की पुष्टि की थी। आज भी गैम्बिया के पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहे हैं, जबकि कंपनी के मालिक बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में नजर आते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।